परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आते हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो है पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डुग्गल पहलवान जी, जिनको हम नरेश सौरौत के नाम से भी जानते हैं। तो आज ये हमारे प्रोग्राम में आए हैं और इनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। डुग्गल पहलवान जी, आप। नमस्कार जी सुदेश कुमार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद तिरछी बात आपके प्रोग्राम का, चैनल का, जो मुझे समाज के लिए यहाँ अपना जवाब देने के लिए आपने आमंत्रित किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डुग्गल पहलवान। तो हमारे साथ अजीत मास्टर जी भी रहते हैं। राम राम। तो साथियों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आपके सवाल जवाब, जो कि हम पूछने वाले हैं डुग्गल पहलवान जी से। जो भी हम इस प्रोग्राम में सवाल और जवाब लेकर आते हैं वो सब आपके ही होते हैं। आप ही अपने प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और आपका जो कैंडिडेट होता है, आपका प्रतिनिधि होता है, उससे हम उन सवालों को करते हैं। तो साथियों, इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर देते हैं और हम सवाल जवाबों के माध्यम से हम किसी भी विषय के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं। और इसी तरह से आज पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम में भी हम सवाल जवाबों के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। और साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पंच और सरपंच अपने मन की बात जनता तक पहुँचाना चाहता है या जनता के सामने अपने मन की बात रखना चाहते हैं, तो वो हमारे तिरछी बात नाम के चैनल के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आपका स्वागत है, क्योंकि यह चैनल हमने आप ही के लिए स्टार्ट किया है। आप ही की प्रॉब्लम्स को जनता के सामने रखने के लिए हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम पंचों का इंटरव्यू। तो डुग्गल पहलवान जी, मैं आपसे सबसे पहले वही प्रश्न करूंगा जो ज़्यादातर मैं करता आया हूं। सबसे पहले आप अपनी जनता को अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में अवगत कराएं। जी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो +2 मेडिकल साइंस से है। अच्छा। और उसके जो आगे की पढ़ाई थी वो मेरी अधूरी रह गई। अच्छा जी, आगे की पढ़ाई अधूरी रह गई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या फ़िलहाल आप कहीं पर कार्यरत हैं? मेरा अपना जो काम है वो प्रॉपर्टी का काम है और ज़्यादा समय समाज के लिए सोशल कामों में लगा रहता है और अधिकतर कृषि का ही काम है अपना। अच्छा। हाँ, यही मेरा वो है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात। तो सोशल काम आप ज़्यादा करते हो, यानी कि आपकी जो रुचि है सोशल वर्क में ज़्यादा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समाज की किस तरह से सेवा कर सकते हो? देखो, समाज की सेवा, समाज किसी भी युवा को, किसी को, सबको समाज से उसे थोड़ी थोड़ी समाज जब आगे बढ़ाता है तो वो युवा समाज के लिए कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ ना कुछ करने लगता है और उसको सोचने की हिम्मत आती है। तो मैं समाज के लिए यही चाहता हूँ कि हमारा समाज एक सभ्य समाज बने, हमारे युवा अधिक से अधिक नशे से दूर हों। जो ये प्रवृत्ति नशे की चली हुई है, जैसे शाम होती है सभी अपना ये नशे का जुगाड़ करने लगते हैं, जिससे हमारी माताएं बहनें और हमारे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज के लिए एक ऐसी विचारधारा बनाई जाए कि सारा समाज ही एकदम से आवाज़ उठाए और समाज के लिए इस नशे को बिल्कुल समाज से दूर करे। और ये अब बढ़ चढ़ के, मैं तो यहाँ अपने होडल क्षेत्र से नहीं, सारे जितने भी यहाँ दिल्ली आगरे पे जितने भी बड़े बड़े गांव हैं, ये सभी इसका अपना बीड़ा उठाएं। और अब की बार जैसा भी ये चुनाव आ रहा है, जो भी अपना भाई अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं वो समाज में ऐसी एक वो विचारधारा लाएँ कि समाज एक ऐसे उम्मीदवार को आगे लाए जो नशे से दूर हो। सही है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा प्रयास आप करना चाहते हो समाज के लिए, और समाज को आप बढ़ावा देना चाहते हो। आप एक अच्छी राह पर ले जाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि मुड़कटी पर जो दंगल होते हैं, हमने देखा है ज़्यादातर उन दंगलों में आप जीतते हो। ज़्यादातर जब भी आप मतलब गेम में हिस्सा लेते हो, खेल में हिस्सा लेते हो, तो आपकी जीत होती है। क्या कहीं और जगह पर भी आप जीत कर आए हो और जगह से भी? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सुदेश जी, जब मैं 10 साल का था तो मुझ में भी कुछ बुराइयां थी जो अभी भी हो सकती हैं। तो उस समय मार्गदर्शन मुझे एक ऐसे गुरुजी का मिला, तब हम आरएसएस की विजय जी हुआ करते थे, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने एक ऐसा मुझे मार्गदर्शन दिया। और हमारे गांव से सत्येंद्र मास्टर जी थे, जो अब स्वदेशी प्रोग्राम से, जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, हरियाणा शायद प्रभारी हैं।
तो उन्होंने मुझे समय पे उस बाली उम्र में, जो एक कच्ची उम्र होती है नौजवान की, जिसमें वो कुछ भी गलत और सही रास्ता पकड़ता है, वो मुझे जगा के और उन्होंने मुझे अकेले में बैठा के कि नरेश जी, आपको एक अच्छा युवा बनना है, बड़ा गांव है, बिरज गांव है, और बड़े गांव की तरफ सभी आसपास के गांव भी देखते हैं कि यहाँ का कोई अच्छा कोई युवा निकले, समाज में अच्छा बड़ा काम हो, क्योंकि समाज का दर्पण होता है युवा। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, सत्येंद्र मास्टर जी ने, और उन्होंने RSS में कम से कम 10 से 12 साल शाखा में हम कंटिन्यू वहाँ पे गांव में गए, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। हाँ, और पहलवानी का जो शौक़ था, उसके बाद धीरे धीरे अब सबको पता है कि बंचारी जो गांव है वो वॉलीबॉल का बहुत ही मशहूर गांव है, क्योंकि हमारे गांव से बहुत बड़े बड़े कोच, चंद्र कोच साहब, घसीटा राम जी कोच साहब, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने खेल को निखार के और देश को प्रेरित किया। टीम को उसमें इंडिया टीम के कोच रहे, और सोहनलाल कोच जी थे हमारे, और रतन सिंह जी थे, जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे, जो सिक्के को वॉलीबॉल से, तो उनसे प्रेरणा मिल के मैंने कुछ टाइम, कम से कम 10 से 15 साल वॉलीबॉल भी खेला, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, स्टेट स्तर पे, और स्टेट की तरफ से चौटाला गांव में वहाँ मैंने नेतृत्व किया। मेरे शौक़ बदलते रहे। जब मैंने वॉलीबॉल छोड़ दिया, उसके बाद गांव की तरफ से कबड्डी खेली। सौंद गांव में भी हम कई बार कबड्डी अपने गांव की तरफ से खेलने आए। जहाँ भी मुझे मौका मिला, मैंने अपने समाज का, अपना सपोर्ट्स के नाते नेतृत्व किया गांव का, और ऐसा हमेशा मेरे अंदर भावना रही कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मेरे गांव का, समाज का नाम रोशन हो और कोई बुराई नहीं आए। फिर लास्ट में जब मैं थोड़ा और नौजवान हुआ, तो मुझे फिर रेसलिंग का शौक़ लग गया। फिर मैंने बाबरी अखाड़ा होडल था, हमारे गुरु महाराज जी थे, राजेंद्र पहलवान जी थे, हरिप्रसाद जी थे, और बालू पहलवान जी थे, और जितेंद्र पहलवान जी नौजवान हमारे सीनियर थे, वो हमें सिखाते थे। तो फिर कम से कम 6 से 7 साल मैंने पहलवानी में भी अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन किया। मुंडकटी पे दंगल बड़ा लगता था, तो वहाँ मैंने 5 से 6 बार कुश्तियाँ की, जिसमें एक बार मेरी कुश्ती ख़राब भी हो गई थी। तो ये मेरा एक सिंपल सा जीवन है समाज के लिए। हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि किस तरह अपने गांव का, क्षेत्र का, इस बिरज क्षेत्र का नाम रोशन करूँ, और युवाओं को सही रास्ते पे मुझे देख के कोई आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है पहलवान जी, यानी कि खेलों में रुचि आपकी बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही अच्छी तरह से आप खेलों में पार्टिसिपेट करते हो। जी, बहुत ही अच्छी बात है। अजीत मास्टर जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। लेकिन अभी भाई साहब ने बताया कि मेरी रुचि खेल में भी है और समाज सेवा में भी है, कि जीवन वही जिसमें कुछ खास हो, कृष्ण की थोड़ी लीला, राम का थोड़ा वनवास तो हो, कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें रस भी हो और नीरस भी हो। मतलब वो जीवन ही क्या जिसमें मतलब ये कि फूल और कांटे ना मिले हमें। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने कई रेसलिंग कुश्तियाँ जीती हैं और कबड्डी में भी भाग लिया है और समाज सेवा में काम किया है, कि जैसे कि युवाओं को होड़ लगती है, एक तरीके से शौक़ होता है जाने का, तो इसके बारे में युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? देखो, मैं जब अपने क्षेत्र के युवाओं को देखता हूँ जो गलत दिशा पकड़ चुके हैं, और उसमें युवाओं का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि युवा वही राह पकड़ते हैं जो समाज में ज़्यादा चलती है। अब समाज का ये दायित्व होता है कि वो कैसे युवाओं को एक आईना दिखाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी दोष है। हमारे बंचारी गांव में युवाओं को अगर देखना है तो उनकी तरफ देखना चाहिए। हमारे दादाजी हैं श्री ओम प्रकाश गवर्नर जी रहे हैं, जो हमारे युवाओं को देखना चाहिए। IAS बीरबल जी रहे हैं, युवाओं को देखना चाहिए। हमारे राघव जी हैं IPS ऑफिसर, सारा परिवार। गवर्नर साहब की लड़की 5 देशों की, अमेरिका में वो संगठन चलाती है मेडिकल का, वो है डॉक्टरों की लाइन का। तो हमारे युवाओं को सही दिशा और सही आदमी का सोच रख के उनकी ऊंचाई को बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी नशे के चक्कर में पड़ के। अपने गांव का, इस बिरज क्षेत्र बंचारी है, सभी इससे सबक लेते हैं। बिरज गांव है, 84 कोस की परिक्रमा पे गांव है मास्टर जी। तो उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और समाज में अपनी प्रवृत्ति को बदल के एक सही रास्ता पकड़ना चाहिए। यही मेरा प्रयास है। बहुत ही अच्छी बात है जी। डुग्गल पहलवान जी, अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके पिताजी का नाम टेकी है? जी, टेकी राम जी। हाँ, टेकचंद जी। टेकचंद जी। और
गर्रा के बाजते हो आप बंचारी के अंदर। जी, हमारे परदादा जी, वो नाम तो राम सिंह था, लेकिन कहते हैं समाज का जिस परिवार पे प्यार होता है और उस परिवार को समाज की बातें सुनने का एक उनमें क्षमता होती है, तो वो जो भी नाम देते हैं उसको खुशी खुशी अपना लेते हैं। तो हमारे दादाजी परदादा जी गर्रा के नाम से हम विख्यात हैं सारे उसमें क्षेत्र में। और पहलवान जी, लोगों का आरोप है कि आपका जो कुनबा है वो दबंग है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है? देखो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा जो तीन दादाजी थे हमारे, एक था दीवान जियाराम दीवान। अच्छा जी। वो तो फौज में जब महाराज सूरजमल थे, उनके जो पिताजी थे राम सिंह बदन सिंह जी 1618 ईस्वी में, तो हमारे दादाजी उसकी भरतपुर की जो फौज थी उसमें ज्वाइन हो गए और अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण वो वहाँ भरतपुर रियासत के दीवान बना दिए गए। उनके बाद जो छोटा उनका जो भाई था, उनको चौधरी जी बोलते हैं। उनका जो छोटा भाई था उनको हवेलिया बोलते हैं, जिसमें से बाबूजी बीरबल जी IAS। तो हमारा परिवार दबंग नहीं है, हमारा एक समाज सुधारक परिवार है। चाहे कितना भी किसी का झगड़ा हो जाए, हमारा हमेशा यही होता है कि वो आपस में वो राजीनामा करके उनको प्यार प्रेम से रहें। हमारे परिवार ने कभी भी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, ना ही किसी कोई सरकारी ज़मीन पे हमारा कब्जा है, ना ही किसी भी कहीं भी कोई दबंगगिरी है। हमारा परिवार हमारा वो समाज की सेवा में है, सेवक हैं हम, दबंग नहीं है, नहीं हमारा परिवार, नहीं हमारा कुनबा। अच्छा जी। जी, तो ये आरोप जनता का झूठा है, आप दबंग ट्राइब के नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, अच्छी बात है, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, जब आपके कुनबा में से कोई भी इलेक्शन पर खड़ा होता है तो सिर्फ घर घर के ही वोट आती हैं, क्या यह सही है या फिर झूठा आरोप है? मतलब कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है तो सिर्फ घर घर की ही वोट आती हैं आपके जो कैंडिडेट होता है, तो ये गलत है या सही? आपका सवाल बिल्कुल सही है जो आपने पूछा, क्योंकि मैं भी ये चाह रहा था कि कभी ना कभी इस मुद्दे को न्यूज़ के सामने लाऊं। देखो, हमारे जो दादाजी परदादाजी जितने भी रहे हैं, जहाँ से हमारा वो चला है, सारे पंच रहे हैं, 24 के पंच रहे हैं, पूरे क्षेत्र के पंच रहे हैं। उनका पूरे एरिया में नाम रहा है और सरदारी समाज सेवा में वो सबसे आगे रहे हैं। अब हमारे ताऊ जी थे सुखदेव सरपंच जी, वो सरपंच रहे हैं और आर्य समाजी थे, वो प्रचारक थे। उसके बाद हमारे जो ताऊ जी थे, हम बाबा बोलते हैं उसको, हमारे बाबा ही थे वो, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बाली जी, वो 24 के पंच थे। उनका बस्ती पे इतना प्यार था कि जब ये वार्डबंदी मेमोरी की नहीं थी तो एक दो बार उनको बगैर वार्डबंदी के मेंबर बनाया गया गांव के द्वारा। उसके बाद सोसाइटी का मेंबर बनाया गया गांव के द्वारा। उसके बाद फिर हमारे चाचा जी थे, थोड़े छोटे जो थे, वो कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जो खड़े आदमी को दूक जाया करते थे। और कबड्डी के दम पे जब गुड़गांव जिला हुआ करता था, उनका रोडवेज में सिलेक्शन हुआ, लेकिन नौकरी नहीं की क्योंकि घर की स्थिति ठीक थी। तो उसके बाद हमारे वो चाचा जी भी लगातार वार्ड नंबर 5 से 2 बार मेंबर रहे, पूरन मेंबर जी। फिर उसके बाद हमने मेमोरी का इलेक्शन छोड़ दिया। फिर एक ऐसा दौर आया कि वो बिल्कुल 1 महीने के अंतराल में, चुनाव की कोई तैयारी नहीं थी सरपंची के, तो सभी ने कहा कि आप चुनाव लड़ के देखो, लड़ो चुनाव। हमने कहा कि ताऊ सुखदेव सरपंच जी चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद हमने चुनाव छोड़ दिया। अब फिर हम सरपंच जी पे चुनाव चाचा जी ने लड़ा। 1 महीने की सिर्फ उसमें टाइम मिला था। 6 तारीख को मशीन टूट गई, चुनाव का जो समीकरण था वो बदल गया। थोक में से कम 8-10 कैंडिडेट थे, सभी बराबर थे। और समाज में वजन होता है, समाज जिसको दे देता है वही कैंडिडेट बन जाता है, वही सरपंच बन जाता है। ये सब समाज करता है, ना किसी कोई घर से जीतता, ना कोई परिवार से, ये सब समाज के ऊपर है। समाज का प्रेम हम पे हमेशा से रहा है। मैं इसमें बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि समाज के पूरी बस्ती का प्यार हमारे परिवार पे सदा रहा है, और सदा यही कहते हैं कि ये झगड़ालू परिवार नहीं है और हम पे प्यार रहा है। ये सब झूठ है कि हमें वोट नहीं मिलती। कम से कम 10 बार हम तरह तरह के चुनाव जीत चुके हैं। अगर ऐसा हमें वोट नहीं मिलती तो हम चुनाव नहीं जीतते। अच्छा, चलो, बहुत ही बढ़िया बात है जी। अगला आरोप आप पर ये है जनता का कि आपने अभी तक कोई सामाजिक कार्य नहीं किया। ये आरोप है जी आपके पास, आपके ऊपर आपको सिर्फ अपना ही दिखाई देता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। इन बातों के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो सुदेश जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना ओपन हमारा परिवार है, लोग कहते हैं कि ये जो गर्रा परिवार है, जब ये घर से कुछ भी खा के निकलता है
ये घर से अगर चटनी से रोटी खा के भी निकलेगा तो बाहर वालों को ये पता चल जाएगी कि आज इसने ये खाया है। इतना स्पष्ट हमारा, हम कोई पेट में बात रखते नहीं है। तो आपने जो सामाजिक कार्यों के लिए कहा, मैंने कई आंदोलन जो हुए हैं गौ सेवा के, उसमें गढ़ी गांव में गऊ पकड़ी गई थी, उसमें सारे गौ सेवा संगठन, भगत सिंह रावत जी हैं, हेमदत्त जी हैं, और जितने भी हमारे साथी हैं, उदयपाल जी, सब ने मुझ पर फ़ोन किया कि नरेश जी आप आओ और इस आंदोलन की संभालो, लीड करो और आप माइक संभालो। उस टाइम आंदोलन में मुझे और चिंतवारे महाराज जी जो हमारे होडल से हैं, 24 के वो संत हैं, तो हाँ वो गुजर गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मुझे और चिंतवारे महाराज जी को सारे एरिया ने, हमें एक 3 व्हीलर था ऑटो, उसके ऊपर माइक धर के और हमें दोनों को उस पर बैठा दिया। तो हम थाने के सामने कम से कम 10,000 की पब्लिक थी, केस दर्ज नहीं हो रहा था, जो गऊ के जो कातिल थे। तो मुझे पूरी परमिशन मिली हुई थी सब बस्ती से, सभी युवाओं से। तो 10,000 की युवाओं की आबादी थी, तो ये भी डर था कि कहीं युवाएं गलत रास्ता पकड़ के कोई दुर्घटना ना कर दें। तो मैंने जब वहाँ SHO हुआ करता था उससे कहा, और SP हुड्डा जी थे उस टाइम पलवल के, तो मैंने कहा मिनकी जी 1 घंटे का आपके पास टाइम है, अगर आपने उन गऊ के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया और FIR दायर नहीं की तो हम अपना मिट्टी का तेल छिड़क के आपके सामने यहाँ आत्मदाह करेंगे, और जिसके जिम्मेदार आप होंगे, समाज ये सब देख रहा है, आपको गिरफ्तारी उनकी करनी पड़ेगी और केस दर्ज करना पड़ेगा। तो चाहे रामदेव जी का आंदोलन हो, रामदेव जी के आंदोलन में जंतर मंतर से और भीमराव अंबेडकर स्टेडियम होता है, तो 1 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक थी, वाटर से उसमें बारिश की जा रही थी पुलिस के द्वारा। मैं बस पे था रामदेव जी के साथ, स्वामी रामदेव जी के साथ, वहाँ अस्थाई इतनी पब्लिक थी तो कोई जेल नहीं थी वहाँ पे, जंतर मंतर से कोई इतनी बड़ी जो इतनी आबादी को रख सके। तो वहाँ मैंने रामदेव जी के साथ वहाँ गिरफ्तारी भी दी, पूरी रात भर रहे, स्वामी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि समाज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चाहे अन्ना जी का आंदोलन हो, उसमें हम दिल्ली में अनशन रखा था, जेल भी हमने भरने की कोशिश की थी, चाहे जितना भी हमारा होडल क्षेत्र है, आर्य युवक परिषद से जुड़े हुए मैंने गाँव हम क्लास लेते थे, जूडो, दंड बैठक, यज्ञ, जितने भी मंत्रों की, तो जितना भी मुझे मौका मिला, RSS में मुझे मौका मिला, उसमें भी हम सौंद में भी आया करते थे। ये पुराना स्कूल था सौंद में सरकारी, उसमें हम आके क्लास लिया करते थे। उसकी RSS की मुझे आज भी वो प्रार्थना याद है, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्ततो हम महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्ते। तो हम तो समाज के लिए करते हैं, लेकिन समाज ने भी हमको अच्छा रिस्पांस दिया, तभी हम आगे समाज के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। जितना समाज ने हमको दिया है उसका हम नाम मात्र भी कर पाएँ तो ये हमारा सौभाग्य है। सही बात है। तो पहलवान जी, ये तो रहा आपका सामाजिक कार्य, यानी कि आपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, सेवा की है। अगला आरोप आप पर यह है कि आपको सिर्फ अपना ही अपना दिखाई देता है और अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ये आरोप है आपके पास। इसके देखो, मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से दूंगा सुदेश जी। देखो, मेरे घर परिवार में चाचा ताऊ के 7 लड़के 7 भाई हैं। 1986 की बात है, तब मैं छोटा था। तो हमारे बाबा बाली थे, उन्हें शौक बहुत था। अच्छा। घर में स्थिति अच्छी थी, भगवान की कृपा से अच्छा गुजारा था। तो वो एम्बेसडर कार लाए, एम्बेसडर कार लाए। तो वो नई एम्बेसडर कार को चौधरी हर्ष कुमार जी रहा करते थे, विधायक का इलेक्शन लड़ा करते थे, तो उनके इलेक्शन में लगाई रखी वो कार। ट्रैक्टर रैली चौधरी हर्ष कुमार जी की रैली में, घर के काम बिगड़ जाएं, लेकिन सब कुछ हमने अर्पण पूरी मेहनत से हमने हर्ष कुमार जी का साथ दिया। लेकिन उसके बाद हर्ष कुमार जी कृषि मंत्री भी बने। आज तक भी कोई ये पूरे समाज में ये बता दे कि हमने किसी भी नेता से, किसी भी अपने भाईचारे से अपना किसी भी रूप में उल्लू सीधा किया हो, या समाज का हमने नेतृत्व करके हर्ष कुमार से कोई हमारे किसी भी सातों भाइयों में कोई सरकारी नौकरी ली हो, बताओ। अगर हम सरकारी नौकरी खुद लगते और समाज में किसी के और को नहीं लगाते तो समाज या कुछ विपक्षी ये कह सकते थे कि ये अपना ही काम करते हैं और बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो ये तो आप बताओ, समाज के आगे हमने कोई भी किसी भी नेता से कोई अपना पर्सनल काम किया हो? ये हमें कमी है कि सामाजिक जो काम होता है उसको हम बढ़ चढ़ के उसमें आगे हिस्सा लेते हैं। पर्सनल आज तक ना तो हमने कुछ लिया, कोई भी फ़ायदा उठाया किसी नेता से। उदाहरण है, कोई एक उदाहरण बता दो कि अपना लड़का लगा लिया सरकारी उसमें और गरीब का नहीं लगाया। हमने समय समय पे जब पेंशन की ज़रूरत पड़ी, हमारे ताऊ जी थे,
एक तरफ से पेंशन बंधवाई, किसी का जो भी काम था हम जैसे हम छोटे से हैं सेवक हैं अपना वो देते हैं, तो बाढ़ में जाए जनता अपना काम बनता है, ये बिल्कुल गलत है, सही बात है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो साथियों, आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि ये अपने लिए ज़्यादा कोई वो नहीं रखते हैं, यानी कि अपना काम बनाने के लिए नहीं घूमते हैं, ये जनता के लिए भी अपना प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न मास्टर जी पूछना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, लोगों को अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जैसे भाई साहब पे, नरेश भाई साहब जी हाँ जी, नरेश भाई साहब पे, दुग्गल पहलवान पे जैसा आरोप था वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि विनय ने मानत जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भैवन होने प्रीत। कि अभी भाई साहब ने भी बताया और चर्चा भी सुनी आपने कि दबंग परिवार से हैं, ठीक है, दबंग होते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए दबंगई करनी पड़ती है, जहाँ पर हाथ जोड़े से काम नहीं चलता। राम ने भी पूजा की थी समुद्र की, जब उसने नहीं माना तब हथियार उठाए, बोले आ भाई मैदान में अब देखेंगे। तो मतलब ये है कि ऐसे काम हमें हथियार उठाने पर मजबूर मत करो। काम सब होते हैं, लेकिन हम जीत सकते हैं सब कुछ अपने संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। बहुत ही अच्छी बात है मजीद मास्टर जी। और अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा डुग्गल पहलवान जी, आपके ऊपर अगला आरोप जनता का ये है कि आप नेताओं के आगे आगे घूमते रहते हो और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हो। इसके बारे में आपने बताया, ये तो क्वेश्चन हो ही गया, इसको हम दोबारा नहीं ले सकते। देखो, नेता जो होता है उसे समाज चुनता है, सही बात है। और ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य रहा है कि हर नेता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई समय समय पे, और हम नेताओं के साथ रहते हैं, उनके आगे पीछे डोलते हैं। तो हम इसलिए डोलते हैं जिससे कि हम समाज पे कोई कभी आफत आए, उनका कोई अहित करने की कोशिश करे, तो उस गरीब की मदद के लिए हम नेताओं से उस गरीब को मदद दिलाएं। अपना हम कुछ अपने लिए नहीं डोलते। और भाई, नेताओं को जो हमने बनाया है, नेता हमारे अच्छे हैं, उनके साथ तो हमें रहना है कदम से कदम मिला के। अब जो सत्ता है उसके साथ हम नहीं रहेंगे तो हम समाज का कैसे भला कर सकते हैं भला? 5 साल अगर हम सत्ता से विपक्ष हों, अब चुनाव आ रहे हैं, इसमें विपक्ष का सरपंच बन जाए, विपक्ष का ब्लॉक मेंबर बन जाए, विपक्ष का जिला पार्षद बन जाए, तो वो 5 साल यही कहेगा कि भाई हम तो विपक्ष में हैं, हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं, हम तो विपक्ष में हैं। तो इनसे नेताओं से मिल के ही चलना चाहिए। वो हमारे समाज का दर्पण है, समाज इन्होंने बनाया है, और जो जिसे समाज बना देता है उससे समाज का अधिकार होता है। और हमें इस पे गर्व है कि हम नेताओं के साथ मिल के रहते हैं। ये हमारी पहले से ही वो है। हमारे दादाजी भरतपुर रियासत के दीवान रहे थे, जो समाज के लिए उन्होंने काम किया। जब भी किसी पे आफत आई, चाहे वो घसेरा का वो हो, जब वो मुगलों ने वहाँ से डोला लिया था हिंदू लड़की का, तो हमारे वो जितने भी घसेरा के वो वहाँ थे, उस लड़की की शादी बचपन में ही भरतपुर रियासत में कर दी गई थी। तो उस मुग़ल शासक से, घसेरा वाले से ये कहा गया था कि इस लड़की की शादी हमने तो वहाँ भरतपुर में कर दी है, आप इसका डोला नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कोई भरतपुर वाला नहीं है। तो सभी गांव बस्ती वाले जो घसेरा के आसपास के क्षेत्र वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि बंचारी में बदन सिंह जियाराम दीवान जी हैं, उनके पास जाओ, वहाँ चौबीसी की सरदार को बैठा के वो इसका सॉल्यूशन करेंगे और भरतपुरिया तक हमारी बात पहुँचेगी। तो उस दौरान वहाँ वो पंचायत आई, राजा जी का आदेश आया कि जाओ दीवान जी, उस लड़की को बचाना है हिंदू धर्म में। वहाँ सारी सेना और चौबीसी की सारी सरदारी वहाँ अपना सेना लेके गई और वहाँ से उस मुग़ल को उसको मार भगाया और अपनी हिंदू लड़की की रक्षा की। तो इसमें हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका समाज के लिए, और योगदान भी आपका बहुत अच्छा रहा है समाज के लिए। अगला प्रश्न करने से पहले अगला आरोप आप पर ये है डुग्गल पहलवान जी कि जैसे कि मतलब नेता लोग होते हैं, वो पहले कुछ कहते हैं। अगर आप बाय द वे किसी इलेक्शन में खड़े होते हो या फिर कोई नेतृत्व करते हो जनता का, तो कई बार क्या होता है, जो नेता होते हैं वो ज़्यादातर पहले खड़े होते हैं, कुछ झूठ का सहारा ले लेते हैं, यानी कि बनावटी बातें करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा ही रवैया अपनाओगे अगर आप किसी पद पर नियुक्त हो जाते हो, या फिर जनता आपको सामने लाना चाहती है और आप सामने आते हो जनता के, तो क्या आप भी इसी तरह से काम करोगे, यानी कि झूठ बोलना और फिर आगे चल के चालाकी से बातें करना? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल सुदेश जी, और इसी सवाल का मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हमेशा से हमारे समाज में, हमारे समाज को गलत तत्वों ने, गलत लोगों ने झूठ बोल बोल के हर बार ठगा है, समाज के साथ धोखा किया है। ऐसे झूठ बोले गए कि हम समाज को सुधारेंगे, लेकिन ये बातें सिर्फ इलेक्शन का एक घोषणा बन के रह गई, इस पे कभी अमल नहीं किया गया और समाज को हर बार
झूठ का सहारा लेने वाले नेताओं का पिछलग्गू बनना पड़ा। मैं एक बात कहता हूँ, मैं आज समाज के सामने, मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई भी मन नहीं है, और कोई भाई जो नशा से दूर हो और नशा को बढ़ावा ना दे और अपने आप को समाज के लिए समर्पित करे सुदेश जी, तो मैं उस, और वो किसी भी बरादरी का हो, 36 बरादरी हो, मैं उस कैंडिडेट का जिला पार्षद पे समर्थन करूंगा। अच्छा, लेकिन उन्हें समाज में ये विश्वास दिलाना होगा, जबकि ये करना भी पड़ेगा कि शराब दारू पैसा नहीं चलेगा। ये नारा हमारा, मेरी बीजेपी कार्यालय दिल्ली से ड्यूटी लगी थी दिल्ली चुनाव में बदरपुर में, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि जो वहाँ जो नारे दिए गए थे उनको जनता के बीच पहुँचाना। तो वो भी, वहाँ भी यही नारा था कि दारू पैसा नहीं चलेगा। मेरा यहाँ भी यही, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी या किसी भी कैंडिडेट को जिसको लाते हैं समाज चुन के, जिस युवा को लाते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इस नारे के साथ चुनाव लड़े कि दारू पैसा नहीं चलेगा। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है। और जो नशा होता है ये समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है, और आप इस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। सुदेश जी, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में नशा से इतने घर अपनी बस्ती में उजड़ते देखे हैं। किसी किसी का एक माँ का इकलौता लाल, किसी के दो। गलत सौबित पढ़ के समाज में जगह जगह दारू बेची गई, जिसके कारण बच्चों को ना चाहते हुए भी उसकी लत लग गई। ऐसे कितने परिवार उजड़ गए जो शराब के ही कारण उनको ये झेलना पड़ा। हमारी माताएं बहनें जब शाम होती है तो वो डरती हैं कि हमारा घर वाला, हमारा बेटा कहीं दारू पी के न आ जाए और घर में सोने से पहले कलेश हो जाए और पूरी रात भर नींद ना आए। दो मार होती हैं हमारी माताओं पे, बहनों पे। एक तो सारा दिन काम करती हैं, और एक ऊपर से जब घर वाला या भाई या बेटा कोई शराब पी के अंदर आता है तो उसकी रूह कांप जाती है, उनको ये नरक जैसा भोगना पड़ता है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस कैंडिडेट कोई भी समाज चुन के जिला पार्षद के लिए वार्ड नंबर 9 से करेगा, जिसको भी चुनेगा, नारा यही रहेगा और उसी की सपोर्ट करूंगा। या मुझे चुनो या किसी को चुनो, सिरदारी के जो फैसला होगा सरमाथों पे कि दारू पैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और माताएं बहनों से भी अपील है कि बढ़ चढ़ के इस नारे को चलाएं, चाहे चौपाल पे, मंदिर पे, घरों में, कि दारू जो पिएगा, जो कैंडिडेट दारू पिएगा, जो कैंडिडेट दारू बांटेगा, उसमें अपने बेटे का हत्यारा उस कैंडिडेट में उस माता को दिखना चाहिए। उस कैंडिडेट में माताओं को, बहनों को अपने बेटे का हत्यारा दिखना चाहिए कि ये कैंडिडेट दारू बांट रहा, ये हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को, हमारे घर वालों को, यही वो है जिसने उनको शराब की आदत डाली है। बहुत ही अच्छी पहल है पहलवान जी, बहुत ही बढ़िया। और अगला प्रश्न आप करोगे? कोई क्वेश्चन करिए। हाँ जी, समाज को एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है कि जैसे भी हम उम्मीदवार को देखते हैं, 4 दिन के लिए उससे ले लेते हैं, कभी दारू ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, या कुछ और खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं, लेकिन उस चंद पैसों के लिए, उस झूठे लालच को देखकर हम अपने आगे के 5 साल को गड्ढे में डाल रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और सभी जानते हैं। जी। और जो हमारे भाई साहब जी हैं, नरेश जी, इनका कहना भी ये है कि हम कम से कम 4 आदमी को बदल सकते हैं तो वो 4 अगले 4 को बदलेंगे। इस प्रकार हमारा समाज एक सभ्य समाज बन सकता है। लेकिन कब तक? जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, अपने दोस्तों को नहीं जगाएंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि जो खड़ा होता है, जो पहल करता है, वास्तव में वही अधिपत्य और नेता का सामना होता है। क्योंकि छोटा पद हो या बड़ा पद हो, लेकिन पद तो पद ही होता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, लेकिन हमारा समाज एकदम सभ्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपसे डुग्गल पहलवान जी, आपकी 24वीं के पंचों में क्या पोजीशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं। देखो, हमारे जो जियाराम दीवान जी थे, जो रियासत भरतपुर के दीवान रहे और सेना नायक रहे, और अजमेर की लड़ाई में, जो अजमेर की लड़ाई थी उसमें हमारे दादाजी का बलिदान हुआ। उन्होंने राजा जी को बचाते हुए वेश बदल के राजा जी की घोड़ी पे बैठ के और राजा जी को वहाँ से दुश्मनों के बीच जो घिर गए थे उनको निकाला और अपना बलिदान दिया। समाज के लिए जो योगदान है, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया था अभी, मैं उसको दोबारा और बेहतर ढंग से बताना चाहता हूँ। एक बार आप उसे रिपीट करो। हाँ जी, आपकी 24वीं के पंचों में क्या पोजीशन है? तो 24वीं के लिए हमारे दादा परदादा हमेशा से उसके बिल्कुल समर्पण भाव से रहे हैं। हमारे जो ताऊ जी थे, उनको भी बस्ती ने
24 का पंच चुना था, जब एक बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ पंचायत जो रही थी। और ये कोई पद नहीं होता, मैं मानता हूँ, मेरी सोच है कि पद कुछ नहीं होता, ये समाज की, जिसमें समाज के लिए कुछ करने की इच्छा होती है तो समाज को वो दिखता है और समाज ये सोचता है कि ये नौजवान, ये व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, क्यों ना इसको सेवक बना दिया जाए। पद कुछ नहीं होता, ना कोई पंच होता, ये एक सेवा भाव होता है और जिसमें सेवा भाव होता है समाज उसको सौंप देता है और वो समाज का सेवक हो जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी सेवादार बन के काम करें, ना कि लग्जरी गाड़ियों में घूम के। कोई अब सरपंच बना या वो ब्लॉक मेंबर बना या जिला पार्षद, तुरंत नई नई गाड़ी लेते हैं और फिर उनको बस समाज से कोई पल्ला नहीं होता, पूरे 5 साल रास्ता नहीं दिखाते। ये सब समाज में अब नहीं चलेगा। बहुत बड़ा समाज है, सब देखता है। ये जो सामूहिक जो रुपया होता है ये समाज के लिए लगाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से, मेरा ये मानना है। बहुत ही अच्छी बात कही डुग्गल पहलवान जी ने। साथियों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो नेता, पंच और सरपंच जो होते हैं उनको जनता का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है, और अगर वो लोग जनता का नेतृत्व नहीं कर पाते हैं तो उनको बनाने का फ़ायदा क्या। वो सिर्फ अपना बेनिफिट लेते हैं और अपना बेनिफिट लेने के बाद, काम निकलने के बाद जनता को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर पंच और सरपंच बनते हैं तो जनता का पूर्ण रूप से समर्थन करिए और जनता का पूर्ण रूप से उसका नेतृत्व करिए, क्योंकि आपका काम ही यही है। आपको इसीलिए पंच और सरपंच बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आप ही पूछिए। नहीं, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हम, क्या बताया अभी आपने पूछा था होनहार बरवान के हो चिकने पात। तो मतलब ये है कि हमें जो बनने वाला कैंडिडेट होता है या कोई नेतृत्व करने वाला, आधिपत्य करने वाला हमें दिखाई देता है समाज में, तो हमें पहले ही दिख जाता है कि मतलब ये आगे बढ़ना चाहता है, हम इसका साथ दें। तो जनता को भी उसी नेता या अधिकारी के साथ जाना चाहिए जो हमारे हित का, समाज का भला करना चाहता हो। बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर कोई आपको आपके समाज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका नेतृत्व अच्छी तरह से कर पाए, तो जनता का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उस इंसान को आगे निकाल कर लाया जाए और उसके नेतृत्व में काम किए जाएं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपको अगर लगता है कि आपके समाज में कोई आगे बढ़ना चाहता है और आप लोगों को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहता है और आपका नेतृत्व करने की उसके अंदर सामर्थ्य है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि उसका साथ दें और उसको सामने लेकर आएँ और उसके ज़रिए आप अच्छे अच्छे कार्यों को पूर्ण रूप से पूर्ण कर पाएँ। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा डुग्गल पहलवान जी, आप आर्य समाज में युद्ध का नेतृत्व करते हो, तो किस तरह से करते हो, इसके बारे में और बताएं। जी सुदेश जी, मैंने जैसा कि पहले आपके क्वेश्चन में शुरुआत में बताया था कि हमारे अंकल जी हुआ करते थे, सत्येंद्र मास्टर जी, उन्होंने मुझे बचपन से ही आर्य युवक विचारधारा से जोड़ दिया। वो आरएसएस में काम करते थे, आरएसएस में भी हम लगातार गाँवों में क्लास लेते रहे, प्रचारक थे व्यायाम शिक्षकता में। उन्होंने एक ऐसी दिशा मुझे दी, तब से मैं उसी की वजह से ना तो मैं कभी नशा के करीब गया, और जब भी कोई ऐसी बात आती मुझे अपने गुरु सत्येंद्र जी का वो याद आ जाता कि समाज में के लिए कुछ करना है, जीवन सफल बनाना है तो नशे से दूर रहना ही पड़ेगा। और उसी के रास्ते पे चलते हुए मुझे आर्य युवक परिषद का जिला पलवल का अध्यक्ष भी बनाया गया। हमारे स्वामी जी हुआ करते थे शिवराम आर्य जी, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है, गुरुकुल चलाते हैं अलीगढ़ में। उसके बाद मुझे मौका मिला पूरे देश भर से आर्य युवक परिषद जितनी भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था आर्य समाज की, मुझे पूरे देश में से 20 लड़के और 20 लड़कियां और 2 विधायक और 3 एमपी और हमारे स्वामी आर्यवेश जी हैं जो अध्यक्ष हैं आर्य युवक परिषद के अंतर्राष्ट्रीय, हमको चुन के वहाँ हिमाचल में चंबा बुलाया गया और कम से कम 3 साल हर साल जाते थे, 8 से 10 दिन वहाँ पहाड़ों में चंबा में, बहुत ही रमणीक स्थान है, आर्य समाज की वहाँ अपना वो है। वहाँ यही पूरी बौद्धिक क्लास, सांसद क्लास और समाज को कैसे बदला जाए, गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ को कैसे मुखर किया जाए, और जो हमारी गरीब जनता है, जो हमारे पिछड़े दलित जो मजदूर भाई हैं, जो हमारे दबे कुचले हैं, जिनको समाज में छोटी नज़र से देखा जाता, उनको कैसे उनका हक मिले, यही सब वहाँ सिखाया जाता था। और एक देश के लिए, देश से ओतप्रोत भावना वहाँ देशभक्ति की बनाई जाती थी। तब से मैं इस विचारधारा से जुड़ा। हमारे बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही काबिल और प्रवक्ता
पूरे 24 क्या पूरे दिल्ली आगरे के बीच में ऐसे प्रवक्ता नहीं थे। हमारे गुरुजी थे श्री रणधीर मास्टर शास्त्री जी, इतिहास के वो मास्टर जी थे, बहुत ही उन्होंने इतिहास के ऊपर काम किया पूरे 24 के। अब तो वो स्वर्ग में उनका स्थान है। वो आर्य समाज को संभालते थे। और भी हमारे जो श्री नारायण सिंह जी, सीसराम मास्टर जी, शिवराम जी, ग्राम सेवक मास्टर जी, अब वो कुछ उनमें से गुजर गए हैं, स्वर्ग को सिधार गए हैं। अब उनकी देख रेख में वो कई बार उन्होंने कहा है कि नरेश जी, यूथ में अब युवा आप ही हो जो विचारधारा से जुड़े हो, आप इनको संभालो और हम आपको अध्यक्ष बनाते हैं ग्राम का। मैंने कहा मुझ में अभी कुछ कमी है थोड़ी, संगठन से जुड़े होते हुए भी मैं उनको पहले अपना दूर कर लूं और फिर जो सेवा का भाव आर्य समाज की विचारधारा को जो बढ़ाने का जो काम है, क्योंकि हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, ताऊ सुखदेव सरपंच जी भी आर्य समाजी थे, तो मैं तब इस जिम्मेदारी को संभालूंगा। इस तरह मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने वो अध्यक्ष बनने वाली बात थी, उनसे कहा कि इनको होल्ड में रखो, पहले यूथ को जोड़ते हैं और फिर उसे, जैसे ये अध्यक्ष कोई बड़ी बात नहीं होती, समाज के लिए काम करना है वो हम आम आदमी और आम सेवक बनकर भी कर सकते हैं। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय जाट एकता संगठन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे आपने लोगों को कोई फ़ायदा करवाया? देखो, राष्ट्रीय जाट एकता संगठन जो है वो भरतपुर से चला हुआ है, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही महाराज भरतपुर सूरजमल से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ भी ये संगठन, उसके राष्ट्रीय जो वहाँ राजस्थान के अध्यक्ष थे, उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझसे आके कहा, उनसे संपर्क साधा कि नरेश जी, आपको परिवार को आप जुड़े हुए हैं, आप यहाँ आते हो, महाराज के इलेक्शन में भी मदद करते हो, तो हमें ऊपर से ये आदेश है कि आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि आप ऐतिहासिक परिवार से संबंध रखते हो और बिरज गांव बंचारी है, वो मशहूर गांव है 24 का, और कवियों की नगरी है, खिलाड़ियों का एक धाम है, और अच्छे अच्छे गवर्नर IPS ऑफिसर समाज को दिशा देते हैं, गांव को, एरिया को दिशा देते हैं, जैसे नौजवान ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो सेवक बन के समाज की सेवा करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको बनना पड़ेगा। मैंने कि देखो जी, एक शर्त है, मैं अध्यक्ष तो बन जाऊँगा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आप बना रहे हो, लेकिन मैं कभी भी जाति पक्ष नहीं करूँगा। मेरे लिए 36 बरादरी एक है, मैं 36 बरादरी का ही लिए काम करूँगा। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन कभी भी एक उसको लेके नहीं चलता, इसमें सभी 36 बरादरी मिलके हैं, और हम बिल्कुल कोई ऐसा काम भी नहीं करते कि सिर्फ बरादरी के लिए करें, सब इसमें 36 बरादरी साथ हैं, आप इसको संभालो। तो उसमें हम मीटिंग करते रहते हैं, समाज के लिए जो भी होता है। मेट्रो के लिए भी हमने मांग की थी कि पलवा होडल तक मेट्रो आए, जिससे कि हमारा आवागमन युवाओं को नौकरी के लिए ज़्यादा किराया ना देना पड़े और उनको सुविधाएं मिले। तो जैसी भी चाहे जो भी होती है उसमें हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और संगठन हमारा ये काम करता है। कोई गलत अफवाह समाज को बढ़ाने के लिए, कोई अगर कोई दूसरी कोई गलत तत्व उसमें नमक मिर्च लगाते हैं, तो मैं अपने समाज का, राष्ट्रीय जाट एकता संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उस बात का खंडन करता हूँ अपने समाज में कि आपको गर्म होने की समाज को ज़रूरत नहीं है। ये एक राजनीतिक लोगों की सोच है। हम सब 36 बरादरी एक हैं। यही मेरे संगठन का मेरा वो है प्रयास कि सभी भाईचारे से मिल के रहें और प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। सही, बहुत अच्छी बात है। आप किसान संघर्ष वाहिनी के भी सदस्य हो, तो किसानों के लिए कोई काम किया आपने? देखो, किसानों के लिए अभी हमारे होडल के विधायक हैं जगदीश नायर जी, उन्होंने जब पिछली बार कोरोना से पहले सदन चला था, तो उसमें मैंने विधायक जी से बात की थी कि किसानों के लिए जो हमारे डबचिक के सामने जो वो बना हुआ है एग्रीकल्चर, जो वो है ज़मीन, वहाँ एक इंस्टीट्यूट टाइप का है जिसमें कृषि का उपयोग होता है, उनको अच्छी अच्छी फसलें, बीज दिए जाते हैं किसानों को। तो उसमें मैं जाता रहता हूँ, और जो भी वहाँ योजना चली हुई हैं मैं उनको बाकायदा अपनी फेसबुक ID से उनसे सभी को बताता हूँ कि अब ये योजना कृषि की हमारी आ रही है, अच्छे बीज लाओ, अच्छी हाईब्रिड के बीज लगा के उनको वो करो। देखो, हमारा जो बंचारी सौंदर्य जो 24 का एरिया, इसमें पानी की कमी है। अब हमारी जो पानी की जो समस्या है, पहले हुआ करती थी आज से 5 साल पहले, कि पानी के लिए सौंद, बंचारी और ये आसपास के सेवरी, लोहेना, इन गांवों में पानी नहीं था, खारा पानी था, एक गोची ड्रेन था। तो हमने क्या किया, समाज ने निर्णय लिया कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। हमने उसकी बढ़ चढ़ के भाग लिया। 24 की पंचायत हुई, दाऊ जी के देरे पे 24 की पंचायत हुई, उसमें ये मुद्दा बना। तो उसमें जो मानपुर से विधायक थे केर सिंह रावत जी, वो ये चाहते थे कि इसमें रोका लगा के और सारे पानी को गोची ड्रेन के को उधर सप्लाई कर दिया जाए। हमने उस बात को किसानों की को
देखो अपना हक तो मिलना चाहिए, ज़मीन हमारी नाले में गई है तो पानी तो हमें चाहिए। अब बीच से कोई ऐसे रोक लेगा तो कोई भी सरकारी स्कीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे कि हरियाणा का पानी पंजाब ने रोका हुआ है तो उसमें बढ़ाव हो जाता है। तो हमने उस आवाज़ को उठाया और आज जब से जगदीश नायर जी होडल के विधायक बने बीजेपी के, तब से पूरे हमारे बंचियारी गांव, लोहना, सेवली, कहीं भी पानी के लिए हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी भी आप जाके देख सकते हो, नाला इतना भरा हुआ है कि अगले 1 साल तक भी हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पानी की सप्लाई पूरी है। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम अपने विधायक जी से उन समस्याओं को बताते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जो किसान की समस्या उनको बताएं और अच्छी से अच्छी स्कीम इस होडल हल्के में आए जिससे किसानों का भला हो सके। सही बात है। हाँ जी नरेश पहलवान जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है जी। बिल्कुल जी। जैसे कि हम बनाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जी जिसमें किसान को कुछ छूट मिल जाती है जी। पैसे में कुछ, हाँ, केसीसी बोलते हैं जिससे। जी। तो मैं चाहता हूँ कि किसान के लिए जिस पे ज़मीन है, जिसके नाम कुछ भूमि है, उसके हिसाब से उसका किसान रजिस्टर्ड कार्ड बनना चाहिए, जिससे कि उसे समय पे जो डीजल मिलता है वो उसमें छूट मिल सके। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि डीजल की जो मात्रा है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, जेजेपी हो, हर बार बढ़ती रहती है। तो हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य लिया हुआ है। अब आपने कहा केसीसी किसानों की भरी पड़ी है। सिर्फ किसानों की ही क्यों, मैं ये चाहता हूँ जितने भी दलित, हमारे हरिजन समाज है, हमारा बघेल समाज है, प्रजापत है, कोली समाज है, हमारा मनिहार हैं, जो भी जितने भी हमारी बरादरी, सबका उनके हिसाब से सबका केसीसी बनाओ। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे उनका कोई अपना दलित कार्ड ऐसा बनाओ जिससे उनको मदद मिले, क्योंकि उन पे ज़मीन तो होती नहीं है, किसानों पे ज़मीन है। हाँ, एक बात मैं आपको एक विस्तार से बताना चाहता हूँ कि किसानों पे जो ज़मीन थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कम हो चुकी है। जिसके दादा पे 10 थे उसके बेटे पे 5 हो गए, 2 हैं, 4 हो गए तो 2.5 हो। इस तरह ज़मीन अब किसानों पे नहीं है। कुछ 2-4 बड़े जिम्मेदार होते हैं, इसलिए अब उनको किसान ना समझ के एक तरह का, अब ये बताओ एक किसान है, उसने गेहूँ बोए, उसमें 50,000 की कीमत के गेहूँ बिकते हैं, उसका भरोसा नहीं होता क्योंकि ईश्वर का प्रकोप हो जाए तो वो भी फसल अपना नहीं आती। इसलिए अब किसान ना समझ के उनको भी मजदूरी समझे। और हमारे जो होडल के विधायक हैं जगदीश नायर जी, उन्होंने भी आवाज़ पहले उठाई थी, वो भी इसी पे काम कर रहे हैं। और सरकार की ये स्कीम है, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। और जो भी वो है समस्या कहीं भी पूरे हल्के में कहीं भी आ रही है वहाँ, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जितने भी होडल क्षेत्र में जितने भी कच्चे माइनर थे, जिनको हम नाला बोलते हैं, छोटे छोटे बड़े नाले जिनसे सप्लाई होती थी पानी, उनको अब सरकार द्वारा पक्का किया जा रहा है। सरकार बहुत ही एक्टिव है और बिल्कुल योग्यता के आधार पे सब काम सरकार कर रही है। इसलिए थोड़ा कोरोना के कारण दिक्कत आई है, उसको भी संभाल लिया गया है, इसलिए किसानों के लिए काम तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि जैसे कि हमारा किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे ही किसान रजिस्टर्ड कार्ड बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। उसका मतलब ये है कि जो हमारी डीजल की जो दिन प्रतिदिन कीमत बढ़ रही है, इससे किसान से कुछ राहत मिले, कि किसान को उचित रेट पर मिले और कंपनियां फैक्ट्रियां उनको अलग रेट पर। ऐसी मेरी डिमांड है सरकार से भी और नेताओं से भी। सही बात है। बिल्कुल सही डिमांड है और इस पे सरकार विचार करेगी। हम भी अपने संगठनों के माध्यम से इस जो जनता की आवाज़ है इसको आगे हम बढ़ाएंगे। और उसके लिए अगर हमें आंदोलन भी करना पड़े तो हम आंदोलन भी करेंगे शांतिपूर्वक। और हमारा ये लक्ष्य होगा कि हमारी बात ऊपर पहुँचे। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सीएम साहब को ट्विटर के माध्यम से, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ट्विटर के माध्यम से बहुत सी ऐसी वो हैं जिन्हें हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं और उनका रिप्लाई भी बहुत अच्छा आता है। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात कही डुग्गल पहलवान जी ने। पहलवान जी, सुनने में आया है कि ज़्यादातर आपको होडल का अन्ना हजारे मानते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्या चक्कर है? देखो ये प्रेम है। अच्छा। मैं अपनी छोटी उम्र में जो जिस तरह हल्के के सभी गांवों में मैंने क्लास लेके आर्य संगठनों की, मैं व्यायाम शिक्षक रहा तो सभी स्कूलों में जितने भी गांवों के सरकारी स्कूल उनमें जाया करता था। अच्छा। और प्रचार किया करता था। और जब मैं जनता के बीच जाता तो हमारे नेताजी हुआ करते थे श्री जगदीश नायर जी, तो उस टाइम रामदेव का वो चल रहा था आंदोलन। तो जब मैंने वहाँ गिरफ्तारी दी, उसके बाद रामदेव जी के बाद अन्ना जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो मेरी एक्टिविटी को देख के सभी वहाँ सरदारी बैठी हुई थी, सबने कहा
हमें पूरे हलके में पहलवान जी आपका नाम बदलना है, जो आप काम करते हो उसके हिसाब से आपको आज से अन्ना जी कहा करेंगे। तो सभी सामाजिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया और तब से मुझे अन्ना जी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो सेवक हूँ, पर उधर भाषा में साउथ की में अन्ना जी को बड़ा भाई भी कहते हैं, लेकिन मैं बड़ा भाई नहीं, मैं तो छोटा भाई, छोटा अन्ना जी हूँ। इस तरह ये नाम पड़ा है और ये प्यार है पब्लिक का और सभी का। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है डुग्गल पहलवान जी। जब आप इतना संघर्ष कर ही रहे हो तो आप इलेक्शन में खड़े होकर लोगों की सेवा क्यों नहीं करते? देखो, ये मैं अपनी अपनी सोच होती है, मैं नहीं मानता कि इलेक्शन में कोई पद लेके तो ही समाज की सेवा की जाती है। अगर हम जागरूक रहें, हर युवा जागरूक रहे, तो हम जो समाज के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट हैं उनको हम जागरूक कर सकते हैं, उनको समय समय पर गाइड कर सकते हैं कि ये काम करना है। तो ठीक है कि जो सरकार की स्कीम होती हैं वो जब तक कोई ना कोई पद ना हो उसको हम ज़मीनी स्तर पर नहीं उतार सकते। मेरा चुनाव लड़ने का कोई नहीं अभी मन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सिरदारी हमारा समाज अगर मुझे इस लायक समझती है कि पहलवान जी आप जिला परिषद का 9 वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ो, और सभी समाज कहता है, और मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, वो अगर मुझ में कुछ देखते हैं समाज के प्रति और वो मुझ पे अपना आशीर्वाद रखेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है और लड़ाएंगे, तो मैं इस पे ज़रूर विचार करूँगा। बाकी मैं जैसा भी हूँ समाज के लिए तो काम कर रहा हूँ। सही बात। और कोई आदेश सरदारी का होगा, सीनियर्स का होगा, वो सर आंखों पे वो देखी जाएगी। अभी मेरा कोई विचार नहीं है। सही बात है। धन्यवाद। तो पहलवान जी दोबारा से मैं यही चीज़ रिपीट करता हूँ कि सुना है गांव के मेंबर, पंच और सरपंच और विधायक जी आपके फेवर में हैं, तो लोगों का कहना है डुग्गल पहलवान जी जिला पार्षद के पद पर खड़े हो जाएं, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बस्ती का प्यार होता है। मैं तो यही कहूँगा कि मुझ पे अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, और कोई और युवा जो शराब ना पीता हो, नशे से दूर हो और साफ छवि का हो, और जिस पे सिरदारी विश्वास कर सके हमारा समाज, हमारे सीनियर, हमारे पंच, सरपंच या हमारे विधायक जी जो आदेश करेंगे हम तो उनके आदेश में साथ हैं। वो किसी को चुन दें, हम उसी उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे, हम उनका समर्थन भी करेंगे। और वो भी, और जब उन्होंने ज़्यादा ही यही ठान ली, सबने कहा कि पहलवान जी नहीं आपको चुनाव जिला पार्षद का लड़ना है, तो उस बात पे मैं सभी से विचार विमर्श करके घर परिवार से और सभी अपने साथियों से उस बात को रखूँगा, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो निर्णय हो वो सब सिरदारी ही करें, हमारे जो सीनियर्स हैं वही करें। मैं खुद अभी कोई मेरा मन नहीं है, और जैसी सिरदारी की आज्ञा होगी वो सर आँखों पर। तो साथियों, जिन्होंने ये प्रश्न किया था, मुझे उम्मीद है आपको वो प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। भाई साहब जी का कहना, डुग्गल पहलवान जी का, कि कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर जनता कहेगी, पंच सरपंच कहेंगे और जनता अगर मुझे आगे बढ़ाना चाहेगी तो मैं जनता की बात को सराखों पर रखूँगा, उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो ये कहना है डुग्गल पहलवान जी का। किसी का भी जनता समर्थन कर दे जो शराब से दूर हो, जो ये विश्वास दिला सके कि समाज में बिल्कुल भी शराब बंद की जाएगी, क्योंकि ब्रिज धाम है बंचारी को, ब्रिज धाम भी, कवियों की नगरी, बड़े बड़े IPS ऑफिसर। और हमारे समाज का मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जिससे आसपास के गांवों को, 100BC को और ये पूरे उसको एक मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए। मेरा तो यही कहना है, कोई भी यूथ हो मैं उसके साथ हूँ, जिसे सरदारी चुन देगी और मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको उसके भी साथ। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और पहलवान जी, हमने आपके पोस्टर देखे थे दिल्ली वगैरह के मंत्रियों के साथ साथ, और उसमें आप नारा दे रहे थे कि दारू पैसा नहीं चलेगा। इसके बारे में आप बता ही चुके हो कि दारू नहीं चलेगी। देखो, मेरा जो आप पोस्टरों की बात कर रहे हैं, तो एक मिनट, अगर आप किसी पद पर जाते हो तो क्या सच में ही आप इस चीज़ के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, या फिर वही बात हो जाएगी कि जैसे नेता लोग पंच या सरपंच बनने से पहले वादा करते हैं जनता से और बाद में उन वादों को एक पेंडिंग ठंडे बस्ते में डाल देते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखो, आपने कहा वो मंत्रियों के साथ फ़ोटो वगैरह, मेरा मित्र है सचिन विदुड़ी जी। आज जो रामवीर जी विदुड़ी जी हैं वो विधायक हैं बदरपुर से, और वो विपक्ष के दिल्ली BJP के नेता भी हैं। दिल्ली की बहुत बड़ी बात है। तो मेरी वहाँ ड्यूटी लगी कि जितने भी हमारे मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के हों,
जितने भी जय रमेश ठाकुर जी हों हिमाचल से, योगी आदित्यनाथ जी हों, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हों, चाहे संदीप दाइमा जी हों, चाहे डिप्टी उप स्पीकर MP के रहे, जितने भी जो नेता थे, चाहे राजहंस हों, सपना चौधरी जी हमारी जो हरियाणा की कलाकार है, हमारी ड्यूटी थी कि उनको रिसीव करना और उनके रिसीव करके उनकी जो नुक्कड़ सभाएं करानी थी, उनकी ड्यूटी हमारी थी कि जगह जगह उनकी नुक्कड़ सभाएं करवानी और उनका प्रोग्राम अच्छे से करवा के और उनका वो चलाना। तो ईश्वर की कृपा से सभी से अच्छा संपर्क है। उन्होंने कहा भी है कि अगर आप कभी समाज में किसी समाज के लिए किसी पद पे आते हो तो हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। मेरी जय रमेश ठाकुर जी से बात हो रही थी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे सुदेश जी, तो ऐसी आपस में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा पलवल से मेरे भी मित्र हैं नरेश जी, आप उनको जानते हो? मैं इनकी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो नरेश जी हम आप ब्रज क्षेत्र में वहाँ आएंगे और आने के बाद जो भी आपकी रहेगी मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात करूँगा, आपका साथ दें और आप जिम्मेदारी को संभालें। और सभी मंत्रियों से अच्छे संबंध हैं, तो उसका फ़ायदा अगर समाज को मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये जो नारा था आपका, दारू पैसा नहीं चलेगा, अगर आप किसी पद पर बनते हो तो आप इसको अच्छी तरह से निभाएंगे? दारू पैसा बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे कैंडिडेट में बनूं या नहीं बनूं, लेकिन समाज में से दारू को बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। इतने जहाँ बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हों, इतने बड़े बड़े जहाँ IPS ऑफिसर रहे हों, जिसको ब्रज धाम कहा जाता हो, जहाँ से ब्रज चौबीसी की बंचारी दाऊ जी की नगरी कहा जाता हो, कवियों की नगरी कहा जाता हो, उसमें अगर दारू पैसा चलता है और कैंडिडेट जीतता है तो ये हमारी माताओं की उस कोख की बेइज्जती होगी जिन्होंने इस नगरी में अपने बच्चे को जन्म दिया और ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो दारू पैसा चलाते हैं और दारू को बढ़ावा समाज में देते हैं। इसलिए मैं जब तक मेरा जीवन रहेगा दारू पैसे के खिलाफ लड़ता रहूँगा और अपनी बात को ऐसे ही कहता रहूँगा। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही एक सफल प्रयास करने की यहाँ पे डुग्गल पहलवान जी पहल कर रहे हैं और इन्होंने प्रयास भी किया है इस दिशा में। ये भी नहीं है कि सिर्फ कह ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास किया भी है और आगे भी इसी तरह का प्रयास करने का आपसे यहाँ पे वादा कर रहे हैं, चाहे किसी पद पे हों या ना हों, लेकिन ये अपना वादा यहाँ पे पूर्ण रूप से करने वाले हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, आप ब्रज क्षेत्र में आते हैं बंचारी में, तो आपने ब्रजवासियों के लिए कोई कदम उठाए? देखो, मैं जब से बचपन से था मुझे बहुत प्राउड होता है कि जो ये ब्रिज क्षेत्र है 84 ब्रिज को उसकी परिक्रमा जो हमारे सौंद बंचारी खामी यहाँ से होते हुए निकलती है, तो मुझे बचपन से मैं ब्रिज जब छोटा सा था तो हम पे एक एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी सन 86 में, तो उसमें बैठ के हमारे जो चाचा जी और ताऊ जी रहा करते थे, हम गोवर्धन ले जाते थे, कभी वृंदावन, कभी कहीं, कभी कोकला श्री शनिदेव धाम जाते थे। तो मैं ब्रिज शब्द मैं हर जगह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, दिल्ली में भी, दिल्ली के चुनाव में चाहे कहीं का भी चुनाव हो, मैं ब्रिज शब्द को अपने को ज़रूर आगे लेके चलता हूँ। और इस ब्रिज जन्म में चाहे जो वास मिला है ये एक बहुत पुण्य कर्म है। और इस ब्रिज धाम में भी जन्म लेके अगर हम दारू में लग गए और दारू में लग के अपना जीवन खराब कर लिया तो ये बहुत ही बुरा कर्म है। ब्रिज धाम में जन्म लेने के बाद हमारा कर्तव्य श्री कृष्ण और राधा की नाम में रम जाएं और उसे लेके आगे चलें, क्योंकि जो कुछ है श्री कृष्ण राधा कृष्ण में ही है, बांके बिहारी जी में है। नशे में जो लोग ये शराब का नशा करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ जब इनको नशे की तलब लगे तभी बांके बिहारी जी के दर्शन पहुँच जाए, वृंदावन पहुंच जाएं, गोवर्धन जी पहुंच जाएं गिरिराज महाराज की शरण में, क्योंकि भगवान के नाम से बड़ा, राधा रानी के नाम से बड़ा कोई नशा ही नहीं है। जब इस नशा को अपना लोगे तो दारू का नशा अपने आप दूर हो जाएगा। सही बात है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आपके ऊपर आरोप है कि आप स्पष्ट हिंदूवादी हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाया गया है। ये आरोप कहाँ है? ये तो एक पारितोषित है और इसे मैं बहुत गर्व के साथ इसे स्वीकार करता हूँ। ये आरोप कहाँ है? अगर आप इस चीज़ को स्वीकार करते हो तो नेतृत्व करने वाला अगर हिंदू मुस्लिम करने लगेगा तो समाज कैसे चलेगा? देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है जो लाखों वर्षों से पूरी दुनिया में कोई था तो वो हिंदू विचारधारा थी। हम पवन को अपना, जब ये हवा चलती है तो उसको हम अपना पवन देवता मानते हैं। जब जल को देखते हैं हम उसमें गंगा जमुना देखते हैं। जब हम शक्ति का प्रतीक कोई देखते हैं तो अपना काली माँ को, बजरंगबली को याद करते हैं। ये एक प्रकृति की एक विचारधारा है जो प्रकृति को एक हिंदू शब्द दिया गया है। और हिंदू जो होता है ये सभी को, वसुदेव कुटुंब का जो मंत्र है, सभी एक हैं, सारा विश्व एक है, सारे परिवार को हम तो एक मानते हैं, हिंदू विचारधारा। और मुझे इस पे गर्व है और मैं गर्व से कहना भी चाहूँगा कि जय श्री राम,
और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि 5 तारीख को शाम को अयोध्या मंदिर का भव्य निर्माण की नींव श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी जा रही है। सभी घर परिवार के सभी सदस्य, पूरे क्षेत्र के, होडल हल्का के, मुझसे खुद विधायक जगदीश नायर जी ने कहा था कि पहलवान जी अपने संगठन के माध्यम से हर घर पे दिया जलना चाहिए और सारे उसमें ये पता चलना चाहिए कि होडल ब्रिज क्षेत्र से एक ऐसी दिवाली मनाई गई मंदिर के निर्माण में जिसने समाज का नेतृत्व किया। मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर और मैं इसी के साथ जीना चाहता हूँ, क्योंकि एक विचारधारा है। हिंदू जो होता है वो सभी धर्मों को साथ लेके चलता है। मुझे तो गर्व है, ये आरोप थोड़ी है, ये तो पारितोषित है। मैं तो कहूँ सारा समाज मुझे हिंदू समर्थक क्या और भी कुछ बताए, मैं तो हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा। और हिंदू होने के नाते मेरा ये फर्ज भी है कि सभी 36 बरादरी, सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करके उनका आन बान शान और सम्मान की रक्षा भी करूँ। ये हिंदू धर्म के हमेशा से सभ्यता रही है। बहुत ही अच्छी बात है। तो पहलवान जी, आपको हिंदू धर्म पे गर्व है और हमें आप पे गर्व है। अब अजीत मास्टर जी कुछ पूछना चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद। हिंदू धर्म में गौ माता को माता मानते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप समाज से भी मिले और योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम जी, वो उत्तर प्रदेश के, और कई भी लोग हैं जो समाज सुधारक हैं, मैं चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। इसके बारे में क्या विचार है जी? देखो, सरकारी स्कीम राष्ट्रमाता घोषित कर देनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई गौ माता या हिंदू धर्म में कोई भी आने वाला कोई भी संस्कार या कोई संस्कार, गौ हमारी राष्ट्र माता है। इसे किसी कानून की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म जहाँ भी है गौ को अपनी माता मानता है, चाहे उसको कानून मिले या ना मिले, हर हिंदू का फर्ज है। और मैं तो ये कहूँ सभी जो और भी धर्मों के लोग हैं, नहीं जी, अहिंसा परमो धर्म है, ये लिखा अहिंसा परमो धर्म है। हाँ जी। गौ हमारी माता है, राष्ट्र माता है। लेकिन हिंसा होती है ना, इसके लिए देखो, ये एक राजनीतिक जो लोग होते हैं, हाँ जी। जो नेगेटिव विचारधारा होती है, और इस विचारधारा को हमारे देश में जन्म देने वाला जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसके कुछ गुर्गे होते हैं जो पैसे लेके इस विचारधारा को हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। मैं यही चाहता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि गौ हमारी माता है और रहेगी। इसमें कोई कानून बने या ना बने, अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा कानून बने कि जो समाज में सबके लिए एक मैसेज जाए, उसको कानूनी रूप पे भी दिया जाए। बाकी गौ तो हमारी माता है। आज से नहीं, जब से मनु महाराज के टाइम से, मनुवृत्ति के टाइम से, जब से समाज उत्पन्न हुआ, मानव का जन्म हुआ, तभी से गौ हमारी माता है। कृष्ण की जो सबसे अच्छी, जो सबसे प्यारी वो है, वो माता ही तो है, गौ माता ही तो है। और ब्रज धाम में होने के नाते हमारा सबका फर्ज है गौ की सेवा करें। मैं खुद अपने गांव में अपनी गौशाला कमेटी का मेंबर हूं और मैंने सभी से कहा था कि एक कमेटी बना जाए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है वहां जाने के लिए, लेकिन जो मेरे साथी हैं उनका प्यार है, वो मुझे टोकते कम हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम काम संभाल लेते हैं। मुझे उन पर विश्वास है और सभी का मुझ पर प्यार है। मैं उसका सदस्य हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि गौ के लिए जितना हो कर सकूँ। और मैंने खुद ने अपने परिवार में अपने एक गौ माता रखी हुई है, तो मुझे गर्व है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है डुग्गल पहलवान जी, क्योंकि गौ को हिंदू लोग अपनी माता मानते हैं और अगर माता के ऊपर कोई आंच आती है तो ये बहुत ही गलत बात है। खून तो खौलता ही है हर एक इंसान का। तो साथियों, बहुत ही अच्छा जवाब दिया डुग्गल पहलवान जी ने। अब अगला प्रश्न हम यहाँ पे पूछते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न करने से पहले हमारे साथ आ चुके हैं अजीत पहलवान जी। सभी भाइयों से राम राम जी, और इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जीतू पहलवान जी, नाम भूल गया था थोड़ा सा, अजीत मास्टर जी बैठे रहते हैं ना हमेशा यहाँ पे। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ डुग्गल पहलवान जी, कि अगर आप किसी पद पर बनते हो, यानी कि लोग अगर आपको सपोर्ट करते हैं और अगर आप जिला पार्षद के पद पर बन जाते हो और जीत जाते हो इलेक्शन, या फिर जीतते नहीं हो या खड़े हो जाते हो, तो लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर? क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हो कि आप प्यार से बोलते हो, सभी से दुआ सलाम करते हो, तो ये काम तो और कैंडिडेट भी करते हैं जो विपक्ष में खड़े होंगे आपके। तो आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो लोग आपको वोट दें? आपका स्वदेशी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, पहले तो मैं इसको जिला परिषद के पद को पद ही नहीं मानता, मैं इसको एक समाज के लिए सेवादार चुना हुआ एक व्यक्ति मानता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी खुद की इच्छा
अभी नहीं है कि मैं चुनाव जिला पार्षद का लड़ूं, लेकिन मेरे साथियों ने, सभी जो साथी हैं उन्होंने कहा कि पहलवान जी अगर आप नहीं आओगे तो ये शराब जो चलन चला हुआ है ये बढ़ते चले जाएंगे, किसी को तो आगे आना होगा। मैंने समाज से कहा, सभी साथियों से, कि देखो समाज अगर मिलकर ये पक्का करे कि भाई हमें अब के चुनना ऐसा ही है जो शराब को गांव से बाहर भगा सके, शराब को बंद करा सके, युवाओं को सही रास्ते पे ला सके। अगर समाज ये चाहता है कि बंचियारी गांव में, वार्ड नंबर 9 में जितने भी गांव हैं, सेवरी, लोहिना, मीतरौल, औरंगाबाद, गोपालगढ़, भमारी, श्रीनगर आदि, तो सभी ये समाज अगर ये चाहता है कि ऐसा युवा आना चाहिए, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, जिसको वो चुन दे, कि नशा से दूर जो है उसी को लाना है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी जो निर्णय सरदारी लेगी मैं उसके साथ हूँ, लेकिन इस पर फोकस ज़रूर रहेगा और प्रयत्न भी रहेगा कि कोई भी ऐसा युवा आना चाहिए, सरदारी ऐसे युवा को, समाज ऐसे युवा को आगे लाए जो नशे को और युवाओं को नशे की लत से दूर भगा सके। पहलवान जी, आप सिर्फ इसी चीज़ के पीछे पड़ोगे या फिर और भी कुछ करोगे समाज में, अगर आप जिला पार्षद बना दिए जाते हो? कई बार क्या होता है कि जो पंच सरपंच होते हैं वो अपनी सारी योजनाएं सिर्फ रास्तों और नालों में निकाल देते हैं, तो अगर आप भी जिला पार्षद के पद पर जीत जाते हो, जनता आपको बना देती है, तो क्या आपकी कहानी भी रास्तों नालियों पर ही खत्म हो जाएगी या फिर कुछ नया भी करेंगे? देखो सुदेश जी, इस समाज की बड़ी विडंबना है कि जो मेंबर बनता है, सरकार ने उसको भी गली और रास्तों के लिए बनाया जाता है, मेंबर को भी। ब्लॉक मेंबर बनता है, उसके जिम्मे भी वही गली और रास्ते होते हैं। सरपंच गांव में बनता है, वो भी उन्हीं गली और रास्तों पे। एक रास्ता और पद हैं 3, मेंबर, ब्लॉक मेंबर, सरपंच, और चौथा पद जो है वो है जिला परिषद। सही बात। अब ये बहुत ही गलत तरह की रीत है। गली रास्ते एक पंचवर्षीय सरकारी योजना है, चाहे पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद, ये बननी है। अगर ये भी नहीं होंगे तो एसडीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से बनेंगे। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है और ना इसको किसी का क्रेडिट लेना चाहिए कि हमने वो बनवा दी। अगर कोई भी वो है पद जो है, अगर गांव में कुछ करना है, युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए, क्षेत्र के लिए एक आईटीआई वोकेशनल होनी चाहिए, जिससे युवाओं को डिप्लोमा के लिए पलवल नहीं जाना पड़े, क्योंकि पलवल जाने के लिए हमारी बहन बेटी जब आईटीआई करने लिए जाती हैं तो उनको बहुत समस्या होती है, मन चले होते हैं, उन पे फबकियाँ कसते हैं, झगड़े की संभावना होती है। मेरा ये सबसे पहला ये रहेगा, अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, और सबका होना चाहिए, जिसे भी ये जिम्मेदारी दी जाती है सरदारी के द्वारा कि जिला परिषद के लिए आप नामित हो और आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, उस युवा की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गांव में कम से कम, जैसे एक गांव में 3 पट्टी हैं, तो मैं पूरे वार्ड की बता रहा हूँ, हर गांव में कम से कम 2-2 महिला पार्क होने चाहिए। उस महिला पार्कों में ये नियम होना चाहिए और वो महिला पार्क गांव के बीच में होने चाहिए। किसी भी काई भाई की जगह जो बाहर निकल गया और बीच घर ज़मीन जो गांव के अंदर उसको छोड़ गया, उसको सरकारी ग्रांट से खरीद के वहाँ एक पार्क बनाए और उस पार्क को महिला पार्क के नाम से उसको रखे। दूसरी बात, जो गांव में गड्ढे हैं, एक ये पुराने पोखरा जिनमें गांव की जो पानी की सप्लाई होती है वो जाते हैं, उनको भरवा के उनमें पार्क विकसित किया जाए, जिसमें हमारे बुजुर्ग नौजवान उसमें बैठें, सुबह शाम उसमें नंगे पैर घूमें और उनका जो मन है वो साफ हो। तीसरी बात, युवाओं के लिए स्टेडियम में सभी सुविधाएं होनी चाहिए। युवाओं को घर घर जाके प्रेरित करना चाहिए। कहीं भी किसी घर में अच्छा युवा है, उसको उसके परिवार में जाके उसको बताएं कि आपका युवा अच्छा है, आपको इस खेल में रखना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। युवाओं को सही दिशा भी बतानी चाहिए और समय समय पर जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, उनको बुलाना चाहिए, सेमिनार लगाना चाहिए। और संस्कृति के लिए जो एक कम से कम गांव में साल में एक बार, जो जितने भी गांव हैं, चौहान पाल के गांव भी, सभी ऐतिहासिक जो हमारे गांव हैं, वहाँ भी एक संस्कृति है। तो सभी गांवों में जिला पार्षद का ये भी वो है कि सभी गांवों में महिला पार्क की व्यवस्था कराए। सभी गांवों में कम से कम एक संस्कृति मेला साल में लगना चाहिए। लगते हैं सभी सलोने पे अपने अपने, हमारे फूलडोर का लगता है। तो एक और संस्कृति मेला ऐसा हो जिसमें हमारे गांव की जो कारीगर हैं, जिसको हस्तशिल्प बोलते हैं, उनके लिए एक ऐसा मौका होना चाहिए कि गांव में नए नए लड़के उस एक दिन अपनी योग्यता को, अपनी जो कार्य क्षमता है गांव के सामने, एरिया के सामने लाएं। ऐसा एक मेला होना चाहिए। हाँ, और फिर उसके बाद ये फर्ज भी होना चाहिए जिला पार्षद का
कि जो भी मोदी जी की स्कीम है उनको ग्राउंड लेवल पर, चाहे किसी का BPL कार्ड हो, किसी का राशन पानी का कार्ड हो, किसी की पेंशन हो, बगैर किसी कॉस्ट के उसको पूरा किया जाए, उसके घर जाके उनकी व्यवस्था की जाए। किसी को भी पेंशन के लिए उसके लिए कहीं लाइन नहीं लगानी पाए। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि गांव की पेंशन उसके दरवाजे पर, उस पर कहीं भी ATM डालो। गांव में कम से कम 8-10 ATM भी होने चाहिए हर गांव में। छोटा गांव में तो 2-3 ATM होने चाहिए। गांव का विकास होना चाहिए। फिरकियाँ सारी पक्की ऐसी होनी चाहिए, जगह जगह कुर्सी होनी चाहिए, और एक ऐसी लाइट भी होनी चाहिए। और जितने भी गांव के जो फ्रंट रास्ते हैं, कहीं से भी गांव में एंट्री होती है, वहाँ पे एक गेट होना चाहिए, जिसको सुबह 4 बजे खोल देना चाहिए, और रात को 10 बजे वहाँ पे एक चौकीदार होना चाहिए हर गेट पे, जिससे कोई भी शरारती तत्व उसमें ना आ सके। गांव को एक स्वच्छ गांव बनाना चाहिए, और जितना प्रयत्न हो उसमें चाहे मीठे पानी का RO लगाना चाहिए। व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, और कम से कम गांव में 3-4 ऐसी धर्मशाला और ऐसे वृद्धाश्रम होने चाहिए, छोटे टाइप ही, जिनमें इन्वेटर रखा हुआ हो, जहाँ कोई भी बुजुर्ग वहाँ जाके आराम से बैठ सके। और पूरा समाज से मिलके एक खुला ओपन किताब होनी चाहिए जो जिला परिषद का पद है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके डुग्गल पहलवान जी। अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा, गौ सेवा के लिए आप क्या कदम उठाओगे अगर आप जिला पार्षद बनते हो तो? गौ सेवा के लिए सबसे पहला वो है कि एक सरकार से अपील करें, जहाँ भी एक कोई बड़ा सा ऐसा वो देखें, जैसे बरसाने में बाबा रमेश जी हैं, उनको पूरे देश भर से ग्रांट मिलता है, भक्त अपना दान करते हैं और वो सभी को संभालते हैं। तो एक कहीं हमारी 24 की गौशाला भी है, लेकिन आजकल जगह जगह गौशाला हैं, वो अच्छी बात है। गौओं को आसरा चाहिए जो कि गांव जगह जगह दे रहे हैं। अब सरकार का भी ये दायित्व बनता है, कम से कम एक गौशाला में कम से कम 20 लाख का ग्रांट आना चाहिए, जिससे कि, और एक ये होना चाहिए, कोई भी भाई गाय पालता है उसे गाय पालने पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, और उसकी महीनाबंदी ये होनी चाहिए कि आप गौ पालक हो, आपको 2000 रुपये गाय के हर महीने मिलेंगे, जिससे कि सभी में गाय के प्रति और भी ज़्यादा प्रेम बढ़े। और जितने भी हमारी गाय की जो ये स्मगलिंग हो रही है मेवात से लगता हुआ गांव में, इस पर प्रशासन से बिल्कुल अलर्ट हो। अगर कोई गलत अफसर, कोई गलत SHO या कोई भी आता है, उसको बिल्कुल अपने अधिकार के साथ यहाँ से भगाना चाहिए, और जो यहाँ अच्छा काम करे, जो यहाँ गऊ कसी बंद करे, उनका चुनाव होना चाहिए और उन्हीं को लाना चाहिए, और इसके लिए अपने नेताओं से लड़ना भी चाहिए, हक के लिए झगड़ना भी चाहिए गऊओं के लिए। पहलवान जी, हमने कुछ ब्राह्मणों से पता किया था आपके गांव के, तो वो ये कह रहे थे कि हमारा फुल सपोर्ट है पहलवान जी को, जो डुग्गल पहलवान जी हैं। तो क्या और जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर खाली सिर्फ ब्राह्मण समाज ही सपोर्ट करेगा? देखो, हमारे जो दादाजी दीवान थे, एक कहावत चलती आई है हमारे परिवार में, सभी कहते हैं, हमारी दादी जी थी, क्या करती थी कि गऊ और ब्राह्मण दो की सेवा सबसे पहले होनी चाहिए। ब्राह्मण जो होता है वो एक मार्गदर्शक, हमारा संस्कृति का एक पदाधिकारी होता है, जो हमारी संस्कृति को बढ़ाता है। तो ब्राह्मणों का, दादाओं का मुझ पे प्यार हमेशा से है, उन्हीं के साथ मैं बैठता हूँ, उठता हूँ। दिन में कम से कम मेरे इतने यार दोस्त पंडित जी हैं, उनके साथ मैं बैठता हूँ, सभी मिलता हूँ। ज़्यादा टाइम मेरा पंडित में मिलता है, उनसे लगता हुआ है, शादी ब्याह में अच्छा उनसे वो बना हुआ है, और उनका प्यार है। मैं तो ये कहूँगा कि जितनी सेवा ब्राह्मणों की हो जाए, गऊ और ब्राह्मण दोनों की सेवा समाज में सबसे अग्रणी होनी चाहिए। और मैं तो समाज से अपील करता हूँ, एक मछली से सारा तालाब गंदा हो जाता है माना, लेकिन एक व्यक्ति से सारा समाज गंदा नहीं होता। सभी को मौका देना चाहिए। कोई गलत रास्ते पे है किसी भी समाज में तो उसको समझाएं, बुझाएं। बाकी गऊ और ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए हमेशा। ये क्षत्रियों का कर्म भी है और ये धर्म भी है। ब्राह्मण हमारे पूजनीय है और हमेशा मानना चाहिए। सही बात है। बहुत ही अच्छी बात कही डुग्गल पहलवान जी ने कि गौ की हमें सेवा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और साथ में ब्राह्मणों को भी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखना चाहिए। और ब्राह्मणों का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारे समाज में और हमारे ऊपर भी। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा डुग्गल पहलवान जी, ये बहुत खुशी की बात है कि बनचारी से सर्वे के अनुसार जनता आपको जिला पार्षद के लिए चाहती है, और जो कि आप जो बिल्कुल नशे के खिलाफ़ हो, और सौंद से मेघश्याम पहलवान जी हैं जो भी नशे के खिलाफ़ हैं, बिल्कुल, ये भी आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या आप पहलवान लोग मिलजुल कर ये सारा काम कर पाएंगे कि लोग नशे से दूर रहें? देखो, पहलवान जिद बांध ले तो सब कुछ कर सकता है। देखो, किसी भी गांव का जो कोई पहलवानी करता है तो आप एक बात ये गांठ बांध लो, उस युवा के दिल और दिमाग में ये बात होती है कि मैं अपने गांव का नाम कैसे रोशन करूं।
और गांव का रोशन करने के लिए एक पहलवान दिन रात एक कर देता, पसीना बहाता है, दिन रात इतना कठोर परिश्रम करता है, और जब दंगल में जाता अपनी जान हथेली पे रख के अपने गांव का नाम रोशन करता है, अपने गांव का नाम बुलवाता है। इसलिए पहलवान का जो दिमाग होता है वो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, वो एक अच्छा विचार उसके दिमाग में होता है। और मेरे साथी हैं मेघश्याम पहलवान जी, जो सौंद से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, हम साथ में ही रेसलिंग किया करते थे, और कई ऐसे हमारे जो साथी हैं वो आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा जो भी आए सभी से एक नारा सभी का होना चाहिए, दारू पैसा नहीं चलेगा, दारू पैसा नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छी बात है पहलवान जी। और ये बात भी है कि ज़्यादातर जो माताएं और बहनें होती हैं उनका ये कहना होता है कि जो नेता समाज को नशे से बचा सके हम उसको ही वोट देंगे। क्या आप इस मकसद में खरे ही उतर पाओगे ना? देखो थोड़ा सा माता और बहनों का की तरफ भी थोड़ा सा। देखो माताएं और जो बहनें होती हैं, माताएं बहनें किसी व्यक्ति को नहीं चुने। माताएं बहनों को चुनना है तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को चुने, अपने आने वाली संतान के भविष्य को देखते हुए ऐसा कैंडिडेट चुने। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब के चुनाव में जब वोट डालने माताएं और बहनें जाएं, क्योंकि हमारे ताऊ जी सरपंच बने थे, सुखदेव सरपंच जी, तो सबरे गांव वाले कहते थे कि आदमियों की कम वोट मिली हैं और लेडीज़ों की ज़्यादा मिली हैं, क्योंकि वो आर्य समाजी थे, तो वो सोच के कुछ ना कुछ उनको वोट दी हूँ। अब कुछ साथी मेरे कह रहे थे कि उनकी जैसे तुम्हारा ताऊ जी सरपंच बना था, तुझ पे महिलाओं की वोट भी इतनी पड़ेंगी क्योंकि आप शराब के खिलाफ हो। तो मैं तो यही सभी अपनी गांव बस्ती की जितने भी हमारे समाज की माताएं बहनें हैं, किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट देते टाइम ये सोच लें कि कहीं हम वोट उस आदमी को तो नहीं दबा रहे जो हमारे बच्चों को शराब के द्वारा बिगाड़ रहा है। बस एक बात का ध्यान रखें और अपना वोट है सही आदमी को दें। कोई भी हो, मैं तो अभी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन सरदारी का हुक्म होगा और माताएं बहनों का प्यार रहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं बड़ों क्या उसको कैसे, और बाकी हमारे सीनियर्स हैं, पार्टी के खिलाफ मैं जाऊंगा नहीं। पार्टी का जो आदेश रहेगा वो भी सर आंखों पे रहेगा। अभी बहुत उम्र पड़ी है, समाज की सेवा करते रहें। बहुत ही अच्छी बात है पहलवान जी, और बहुत ही आपके अच्छे नेक विचार हैं। और अजीत मास्टर जी, आप भी कुछ प्रश्न करना चाहोगे कुछ, तो आप भी कर सकते हो। मैं गुरूर किस बात का करूं कि मेरे मरने पर मेरे अपने ही हाथ धोकर जाएंगे। तो मतलब जो है कि मास्टर जी, नरेश पहलवान जी, आपने कहा कि मैं नशे के खिलाफ हूँ, ठीक है जी, हम भी चाहते हैं कि समाज नशे से दूर रहे, लेकिन इसके लिए पहलकदमी करना चाहते हैं आप अपने गांव से, हमारे गांव से मेघश्याम पहलवान जी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को, अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं तो अपनी आदरणीय समाज है, समाज में जब कोई समाज किसी को चुनता है तो समाज को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसको समाज चुन रहा है वो आगे चल के दर्पण का काम करेगा, और दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें साफ दिखाई दे, अच्छाई दिखाई दे। अगर समाज ने किसी आपस में, किसी का मनमुटाव हो सकता है समाज में, जब बर्तन पास रहते हैं तो वो बजते ही हैं। किसी का मुझसे भी कोई मनमुटाव हो सकता है, किसी का किसी से भी हो, कैंडिडेट से मनमुटाव, लेकिन जब चुनाव आता है उसको भूल जाएं। उसमें ये देखें कि ये कहीं शराब को बढ़ावा तो नहीं देगा, ये किसी गलत आदमी को बढ़ावा तो नहीं देगा। उस समय वोट डालते समय थोड़ा समाज को जागरूक होना चाहिए। और शराब, मैं कहता हूँ शराब का नशा शराब का बुरा नहीं होता, लेकिन इसमें जो मनोवृत्ति बदलती है ना इंसान की इनके पीने के बाद, उसका कारण है शराब भी फिर भी। इसलिए समाज से शराब को दूर करना चाहिए समाज से, और समाज इस बात पे ध्यान दे। चाहे कोई भी कैंडिडेट जिला पार्षद का बने, लेकिन होना ऐसा चाहिए जो हमारे आने वाले बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दें। और नशा करना है तो श्री राधा रानी कृष्ण जी का करो, ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, और इससे बड़ा नशा क्या होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और एक अपील और है मेरी आपसे, आने वाली 5 तारीख को अयोध्या में कितने वर्षों के बाद मंदिर की नींव रखी जा रही है। सभी अपने घरों पे घी का दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं। ये इतना बड़ा पर्व आ गया है जिसके हर घर में, हर पूरे हिंदू बेल्ट में हर हिंदू एक सपना लिए था मास्टर जी कि कब हमारा मंदिर बनेगा। अयोध्या की नगरी है, राम मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए, कोई वहाँ थोड़ी पाकिस्तान बन जाएगा। जहाँ जिसका जन्म होता है वहीं उसकी वो होती है। तो ये हमारा सपना पूरा हुआ है।
सभी क्षेत्रवासियों से, होडल हल्का वासियों से हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि घी का दीपक जलाएं और मंदिर निर्माण में योगी जी और मोदी जी की उनकी भी अपील थी, वही अपील हमारी है। हमारे होडल के विधायक जी ने भी, जगदीश नायर जी ने भी अपील की थी कि सभी घी का दिया जलाएं और दिवाली मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राधा रानी की जय जय। जय श्री राम। तो साथियों, आज आपने सुना इंटरव्यू, डुग्गल पहलवान जी हमारे साथ थे और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। आपने जाना होगा डुग्गल पहलवान जी के बारे में, उनकी अंतर्मन की गहराइयों में आज उतरे होंगे आप। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाज का काम होता है अच्छे प्रतिनिधि को लाना, सामने लाना। तो समाज का ये एक मेन काम होता है कि अच्छे नेता को चुने, अच्छे पंच और सरपंच को चुने। तो आज हमने जाना डुग्गल पहलवान जी के मन का भेद, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और साथियों, जो बच्चे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या HSSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लर्क और फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके काम की वीडियोज़ मिल जाएंगी। उस चैनल का नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर क्लिक करके उस चैनल पर भी जा सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए पंच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री लालदास बाबा, जय दाऊजी महाराज। जय श्री राम।